Hello everyone, I hope all of you are doing amazingly well in your life. So let me give a brief intro about myself before starting of this video. I am Shrutika Gandhi and by qualification I am CA and LLB graduate. As you might have known that GSTR 9 and 9C due dates are approaching really fast. It is 31st December 2025 and many professionals will be facing challenges in how to file it, or many businessmen who want to file it themselves. They want a ready-made tool that they can use to file the return themselves. So this utility or Excel will be of immense help to all those. So before starting of this video, I will give a disclaimer that it will be covered in both English and Hindi. English और हिंदी both language का यूज़ करा जाएगा. तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये GSTR 9 होती क्या है. GSTR 9 stands for Annual Return, which is covered under Section 44 of the CGST Act. तो ये किस किस को एप्लीकेबल होती है? ये उन प्रोफेशनल्स को एप्लीकेबल है जिसका टर्नओवर अबव 2 करोड़ है, whose turnovers is more than 2 करोड़. और ये किस किस को फाइल करनी होती है? ये एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करनी होती है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है. बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस गवर्नमेंट ने दी हुई है. किस किस को एक्सेप्शन दी हुई है गवर्नमेंट ने? ISD को, TDS TCS डिडक्टर्स अंडर सेक्शन 51 एंड 52, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को और NRTP को. मतलब इनको तो GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल ही नहीं करनी. और बाकी के लिए अगर आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अबव 2 CR है तो आप फाइल नहीं करनी, आपके पास ऑप्शन है. बट स्टिल अगर आपके एग्रीगेट टर्नओवर बिलो 2 years है बट स्टिल वांट टू फाइल इट, तो फाइल कर सकते हो. कुछ GSTR 9 और 2 स्पेशल केसेस में अलग अलग फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं. कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो कि अंडर सेक्शन 10 जिनको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है उसके लिए फॉर्म 9A प्रिस्क्राइब किया गया है. और ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स जो TCS कलेक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 52 उनके लिए 9B फॉर्म प्रिस्क्राइब करा गया है. इसके 9 के बाद एक और रिटर्न जाती है, दैट इज 9C. ये 9 के फाइल होने के बाद जाती है. और 9C बेसिकली ये होता है, ये डिफरेंस होता है बिटवीन योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 9C. जो भी डिफरेंसेस होता है उसको आपको रीजन डालना होता है. अगर रीजन नहीं है तो आप उसको टैक्स पे करना होता है. उसका टैक्स आप कैश लेजर के थ्रू भी पे कर सकते हो, क्रेडिट लेजर के थ्रू भी पे कर सकते हो. ये गवर्नमेंट ने इस टाइम रिटर्न से क्लैरिफाई कर दी. ये मेजर चेंज है इस टाइम की एनुअल रिटर्न में. कुछ कुछ को एग्जाम्पशंस भी दी गई है. Government departments and local authorities audited by CAG are not required to file. The commissioners may exempt any class of certain classes of taxpayers via notification. Government ने by notification number 15 जिनको एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी 2024-25 ऑनवर्ड्स, मतलब इनके बाद इनको कभी फाइल नहीं करनी जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर बिलो 2 CR, इनको कभी भी फाइल नहीं करनी. ऑप्शन है, आप चाहो तो फाइल कर सकते हो. अगर मुझे कुछ रेक्टिफिकेशन या कुछ रिटर्न में दिखाना है जो कि मैं अपनी नॉर्मल रिटर्न्स में नहीं दिखा पाई, तो यू कैन डू इट थ्रू GSTR 9. GSTR 9 की बात बहुत होगी. GSTR 9C में आ जाते हैं, दैट इज आर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स. इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल टैक्स पेयर पर्सन हुज एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इज अबव 5 CR. एंड ये कब तक फाइल करनी होती है? ये हमें फाइल करनी होती है टिल 31st December. यहाँ पर 2 करोड़ लिखा है बट दैट विल बी 5 करोड़. आगे चलते हैं. लेट फाइलिंग बियॉन्ड 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट इज नॉट अलाउड अनलेस परमिटेड बाय द गवर्नमेंट वाया नोटिफिकेशन. की कंटेंट्स क्या क्या होते हैं GSTR 9 में? एक तो आपकी बेसिक डिटेल्स जाती है जैसे जो GSTN, लीगल नेम, फाइनेंशियल ईयर, सप्लाई टाइप्स, सप्लाई डिटेल्स जाती है आपकी, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, आउटवर्ड इनवर्ड बोथ. ITC डिटेल्स जाती है आपकी, कौन सा आपने ITC से अवेल करा है, कौन सा रिवर्स कर दिया, कौन सा इनएलिजिबल है. टैक्स पेड जाता है जो कि आपकी GSTR 3B से मैप्ड होता है, जितना हमने टैक्स पे करना चाहिए और जितना हमने टैक्स पे कर दिया इस पर 3B. कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स की आप इस फाइनेंशियल ईयर में दिखाना चाहते हो, या कुछ इस आपने इस फाइनेंशियल ईयर में दिखाती है बट डेट परटेन्स टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो सब जाती है. अदर इन्फॉर्मेशन जाती है, रिफंड्स, डिमांड्स, HSN समरी जाती है, आउटवर्ड की, इनवर्ड की ऑप्शनल है. लेट फीस अगर कोई एप्लीकेबल होती है तो लेट फीस 9 और 9C की है 200 रुपीज़ पर डे. अगर आप 31st December के बाद कोई भी रिटर्न फाइल करोगे लेट तो आपको 200 रुपीज़ पर डे लेट फी फाइल करनी पड़ेगी, विच इज एप्लीकेबल फॉर बोथ 9 and 9C. नोटिफिकेशन नंबर 15 हमने कवर कर लिया. एनुअल रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ है, बट ऑप्शनल बेसिस पे कर सकते हैं. ये आपकी GSTR 1 का फॉर्मेट है, ये GSTR 3B का फॉर्मेट है. ये आपको क्या करना है, जैसे आप अपनी एनुअल रिटर्न बनाना चाहते हो तो कंसोलिडेटेड आप एक जगह पे बना लेंगे अपना GSTR 1 पूरे साल का और GSTR 3B पूरे साल का आप एक जगह पे रख लेंगे, क्योंकि आपको बहुत हेल्प आएंगे GSTR 9 की वर्किंग बनाने में. तो स्टार्ट करते हैं GSTR 9 एनुअल रिटर्न से. पहले तो जैसे बेसिक डिटेल्स जाती है, फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 आपको डालना है. GSTN 15 डिजिट नंबर जो आपका है. लीगल नेम में आपको डालना है अपना रजिस्टर्ड नेम
जो कि आपके बिजनेस का है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड या XYZ लिमिटेड। फिर ट्रेड नेम, इफ एनी, कुछ ट्रेड नेम जैसे था ट्रेड नेम कॉमन नेम जिससे बिजनेस जाना जाता है। अगर आपके केस में वो नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डालने की। फिर आ जाता है पार्ट ए आपका कवर हो गया। फिर आ जाता है पार्ट बी। पार्ट बी में जाता है आपका डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 24-25। ड्यू डेट क्या है इसको रिटर्न को फाइल करने की? 31 दिसंबर। आफ्टर दैट 200 रुपीज पर डे फाइन। एनुअल रिटर्न की लिमिट है 2 करोड़ एंड आपकी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की लिमिट है 5 करोड़। फिर टेबल 4 में आपका जाता है आउटवर्ड से रिलेटेड डेटा। आउटवर्ड से रिलेटेड डेटा जाता है सारा। अब फर्स्ट आपका जाता है सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, B2C। B2C जो भी आपने करा है वो जाएगा। दिस इंक्लूड सप्लाई मेड टू ECO एंड दीज आर टू बी रिपोर्टेड नेट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। इसमें आप किस टेबल का यूज कर सकते हो, इसको फाइल करना है तो मैं कौन से GSTR के कौन से टेबल का यूज करूँ वो भी हमने मेंशन करा हुआ है। टेबल 5, टेबल 7 अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स टेबल 9 एंड 10 ऑफ फॉर्म GSTR 1 एज अमेंडेड बाय फॉर्म GSTR 1A। गवर्नमेंट ने सबके आगे फॉर्म GSTR 1 एज अमेंडेड बाय फॉर्म GSTR 1A भी लिखा है। ये कहाँ से इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रही है? इंस्ट्रक्शंस एनुअल रिटर्न के नीचे लिखी होती है सारी, बट मैंने क्या करा है इसको साथ साथ मैप कर दिया हर एक टेबल के साथ। अगर आपको रेफर करना है तो आप इसमें जाके रेफर कर सकते हो, बट इसका छोटा वर्जन जो मेन कंटेंट्स हैं वो आपको साइड में मिल जाएगा। आपको ये पूरी रीड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल यू वांटेड एक्सेल फाइल में कवर्ड है सब। अब टेबल 5 एंड 7, टेबल 5 एंड 7 में हम जाएंगे, यहीं पर लिंकिंग लगी हुई है, इसको मैप करेंगे। टेबल 5 एंड टेबल 7। टेबल 5 इंक्लूड्स टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर द एनुअल वैल्यू इज मोर देन 1 लाख। मतलब कोई भी B2C इंटरस्टेट सप्लाई हमने करी है जिसकी वैल्यू 1 लाख है, वो गए टेबल 5 में। टेबल 7 आपका कवर करता है ऑल अदर सप्लाईज, नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। नेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट B2C सप्लाईज आती है। B2B के लिए हम डेबिट नोट क्रेडिट नोट अलग से रिपोर्ट करते हैं। अदर देन सप्लाईज कवर्ड इन टेबल 5, जो भी आपकी टोटल B2C आपने रिपोर्ट कर दी। अब उसमें टेबल 10 एंड 11 भी कवर था। टेबल 10 एंड 11 इंक्लूड्स अमेंडमेंट। कोई भी आपने अमेंडमेंट करी है जो कि आपने टेबल 7 में आपने रिपोर्ट करी थी, और कोई भी अमेंडमेंट करी है 10 एंड 11 आप उसमें कवर कर सकते हो, अलॉन्ग विद रिस्पेक्टिव टेबल इन टेबल 9 एंड टेबल 10। टेबल 9 में कोई भी आपने अमेंडमेंट करी है टेबल 7 में, टेबल 5 में, और 10 में कोई भी कवर करी है आपने टेबल 7 में। 9 इंक्लूड्स टेबल 5 एंड 10 इंक्लूड्स टेबल 7। कोई भी अमेंडमेंट आपने इन दोनों रिस्पेक्ट में करी है तो आप इसको यहाँ रिपोर्ट करोगे। 4 आपका कवर्ड हो गया पूरा। देन कम्स टू सिमिलर वे टेबल 4B, सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब रजिस्टर्ड मतलब B2B, मतलब जिसका GSTN था, जो GST में रजिस्टर्ड है, उसको मैंने किस किस को सप्लाई करी है। टेबल 4A एंड टेबल C ऑफ GSTR 1 एज अमेंडेड बाय फॉर्म GSTR 1A। एज अमेंडेड बाय फॉर्म GSTR 1A गवर्नमेंट ने इसे लिखा है क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया GSTR 1A। अब कोई भी डिटेल्स आपको कुछ भी अमेंडमेंट करनी है और आपको कोई भी आपने GSTR 1 फाइल करी 11th ऑफ द पर्टिकुलर मंथ, तो उसके बाद आपको लगा यार कोई गलती होगी मेरे से, और वो 3B से पहले मुझे आइडेंटिफाई होगी कि मैं उसको नेक्स्ट ईयर लेना नहीं चाहती, नेक्स्ट ईयर मैं उसको इंटरेस्ट पे करना नहीं चाहती, और मैं चाहती हूँ कि 1 और 3B में मेरा कुछ ज़्यादा डिफरेंस ना आए। तो गवर्नमेंट ने 1 से लेकर 3B फाइलिंग तक एक नई रिटर्न प्रिस्क्राइब कर दिया 1A। आपको 1 में कोई भी चेंज करना है, कोई सप्लाई दिखानी है, कोई सप्लाई आपको अमेंड करनी है, तो आप 1A के थ्रू कर सकते हो। तो सबने गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस में ही GSTR 1A के साथ साथ एज अमेंडेड बाय फॉर्म GSTR 1A भी मेंशन करा हुआ है। अब टेबल इसमें हमें कौन से टेबल का रेफर करना है? टेबल फॉर्म 4A एंड टेबल 4C। 4C ओमिट कर दिया गया है, उसको टेबल 6 के साथ मर्ज कर दिया गया, वो SEZ के लिए कवर होता था। अब 4A में जाएंगे। 4A में आपका क्या इंक्लूड है? टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। 4A में आपको जो रिपोर्ट है, सप्लाई अदर देन दोस अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग सप्लाईज मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग CCS। तो आप ये टेबल को उठाएंगे। पहले तो मैंने आपको वही कहा कि आप सारा टेबल GSTR 1A की एक समरी बना के पूरे साल की आप एक जगह कंसोलिडेट कर लेंगे, GSTR 3B कंसोलिडेट कर लेंगे, और फिर आपकी लिंकिंग के बेसिस पे आपकी एनुअल रिटर्न अपने आप बनती जाएगी। नेक्स्ट मूव टू 4C, जीरो रेटेड सप्लाईज ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स अप्लाइज एक्सेप्ट सप्लाईज मेड टू SEZ। SEZ को एक्सक्लूड करा गया क्योंकि वो नीचे इंक्लूड कर दिया गया। इसके लिए आप कौन सा यूज करेंगे? टेबल 6A ऑफ फॉर्म GSTR 1। 6A ऑफ फॉर्म GSTR 1 हम गए, डायरेक्ट लिंकिंग लगी हुई है। जीरो रेटेड सप्लाईज एक्सपोर्ट्स, सिमिलर वे में सप्लाईज मेड टू SEZ यूनिट और डेवलपर्स और डीम्ड एक्सपोर्ट्स। जीरो रेटेड सप्लाईज यहाँ कवर्ड होगी, SEZ की आपकी 4D में कवर्ड होगी, डीम एक्सपोर्ट्स आपकी 4E में कवर्ड होगी, और वो कौन सा 6A 6B 6C ऑफ फॉर्म GSTR 1 सबके लिंकिंग लगी हुई है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट कवर्ड है एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। मतलब जिसका हमने टैक्स तो पे कर दिया है बट इनवॉइस इशू नहीं हुई है, तो उसकी डिटेल्स हमें क्या मिलेगी? टेबल 11A ऑफ फॉर्म GSTR 1, एडवांस रिसीव बट इनवॉइस नॉट इशूड। ये आपको एडवांस रिसीव माइनस एडवांस एडजस्टेड नेट रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब हम 11A में गए। 11A में क्या कवर्ड है?
11A में एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन द टैक्स पीरियड फॉर विच इनवॉइस इज नॉट बीन इशूड। तो ये सारा आपको एडवांस जो भी आपको रिसीव्ड हुआ जिसकी आपकी इनवॉइसेस नहीं कटी है, तो आपको ये सारा सब कुछ रिपोर्ट करना। 11A का यूज करके आप इसमें रिपोर्ट कर दोगे। इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस की डिटेल्स आपकी 3B में जाती है, तो अपनी टेबल 31D जो कि ये वाली टेबल है, इसको आप यूज करके इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, ये वाली लिंकिंग लगी हुई है ऑलरेडी, इससे आप अपनी डिटेल्स ले लोगे। टेबल 31D ऑफ फॉर्म GSTR 3B एज में बी यूज्ड। फिर आ जाता है मेरा सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9(5). जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर पे डील करते हैं जो कि सेक्शन 9(5) में है, तो उसको इसमें ईसीओ को टैक्स डिडक्ट करना होता है। इसमें टेबल 5 एंड 5A ऑफ फॉर्म GSTR 1, टेबल 15 एंड 15A आप यूज करेंगे। 15 इज नॉर्मल सप्लाईज मेड थ्रू ईसीओ एंड 15A कवर्स द अमेंडमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम। तो इन दोनों का टेबल का यूज करके हम ये 4G1 पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद सब टोटल आ जाता है A to G1 अबव। A to G1 ऑटो कैलकुलेट होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। नेक्स्ट में आ जाता है क्रेडिट नोट्स इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन B2E अबव। B2E में आपके जो भी ये जो कवर्ड है सप्लाईज में टू रजिस्टर्ड पर्सन्स, यहाँ तक जो है B2E अबव, इसके कोई भी रिस्पेक्ट में कुछ भी क्रेडिट नोट इशूड है तो वो 4I में इशू कर लोगे, और कुछ भी डेबिट नोट इशूड है तो 4G में रिपोर्ट करोगे। अब इसमें आप देखोगे टेबल 9 ऑफ फॉर्म GSTR 1 में भी यूज्ड। अब टेबल 9B में जो डिटेल्स जाती है वो नेट ऑफ क्रेडिट और डेबिट नोट जाती है। क्रेडिट नोट्स की आप डिटेल्स यहाँ से उठा लोगे, डेबिट नोट्स की कोई अमेंडमेंट है तो आप यहाँ से उठा लोगे, बट जो फिगर जाती है जैसे माइनस मेरे पास 100 का क्रेडिट नोट है और 80 का मेरे पास डेबिट नोट है, तो आपको -20 दिखेगा। तो आपको अंदर जाके, बाहर तो आपको -20 दिखेगा, बट आपको अंदर जाके डिटेल्स निकालनी पड़ेगी और आपको यहाँ सेपरेटली रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे लिंकिंग नहीं लगी, क्योंकि हम वहाँ पर एक फिगर जाती है बट यहाँ पर आपको अलग अलग जाके अलग अलग रिपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आ जाती है अमेंडमेंट्स। अगर कोई भी इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव, अगर आपने कोई भी अमेंडमेंट के थ्रू आपने कोई भी चेंजेस मेड करे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिसकी आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, आप इसको मेंशन यहाँ कर दोगे। टेबल 9 एंड टेबल 9C ऑफ फॉर्म GSTR 1 में भी यूज्ड। 9A अमेंडमेंट्स कवर्ड है और 9C में भी अमेंडमेंट्स कवर्ड है। कोई भी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के रिस्पेक्ट में कोई भी अमेंडमेंट है या कोई भी टैक्सेबल सप्लाईज जो आपने करी है 4, 5 एंड 6 में कोई भी आपकी अमेंडमेंट है, 4 कवर्स आउटवर्ड सप्लाईज, 5 कवर्स और B2B B2C, 6 कवर्स और एक्सपोर्ट्स SEZ सप्लाईज। तो कोई भी उसके रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट है आप यहाँ डिक्लेयर कर दोगे। फिर सबका सब टोटल हो जाएगा I to L अबव। उसके बाद सप्लाईज एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड, दैट इज योर टेबल H एंड M, इन दोनों का टोटल। ये जो है वो इसका सब टोटल है, ऊपर वाले का सब टोटल ये है, ये कंप्लीट का टोटल कह सकते हो आप। फ्रॉम 4A to 4M इसका टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका टेबल 4 कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट लिंकिंग लगानी है आपको। टेबल आपके एक बस फिगर हमने 3B से उठाई है, बाकी सारी फिगर हम 1 से उठा रहे हैं। अमेंडमेंट्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, टैक्सेबल सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, SEZ, तो सब हमने वहाँ से कवर कर लिया। अब टेबल 5 में क्या कवर होता है? 4 में तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया, 5 में वो कवर होता है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल। ऐसी भी सप्लाईज है जिसमें टैक्स पे नहीं होता है, यस, जीरो रेटेड सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, नील रेटेड सप्लाईज, नॉन GST सप्लाईज, उसके रिस्पेक्ट में क्रेडिट नोट्स वो हमें रिपोर्ट करना है। जीरो रेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, टेबल 6 जो हमने ऊपर कवर करा वो भी टेबल 6 का यूज करा गया था, बट हमें उसमें बाइफरकेट करना पड़ेगा। जनरली कंपनीज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑप्ट करती है, तो सारी की सारी 6A को हम यहाँ यूज कर लेंगे अगर ऊपर कुछ है नहीं। ऊपर का टोटल और इसका टोटल 6A का टोटल आपका मैच होना चाहिए। नेक्स्ट इज 5B टेबल और सप्लाईज टू SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। टेबल 6B का टोटल आपका विदाउट पेमेंट विद पेमेंट मैच होना चाहिए। एंड उसके बाद आ जाता है सप्लाईज ऑन टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो टेबल 4B ऑफ फॉर्म GSTR 1 एज अमेंडेड बाय फॉर्म GSTR 1 में भी यूज्ड। सो इसमें क्या हो जाता है, जो सप्लायर है लाइबल फॉर RCM बाय रेसिपिएंट वो इसमें टैक्स पे करेंगे। 4B में आ जाते हैं। 4B में क्या कवर्ड है? 4B सप्लाईज अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जिसमें हमें रिवर्स चार्ज बेसिस में पे करना है। बट 31D में क्या होता है, इसमें सप्लायर रिवर्स चार्ज बेसिस में जो जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं वो रिवर्स चार्ज बेसिस में पे करेगा, मतलब हम पे करेंगे। इसमें जो सामने वाला सप्लायर है वो पे करेगा रिवर्स चार्ज बेसिस में, हम पे नहीं करेंगे, बट इसमें हम पे करेंगे रिवर्स चार्ज बेसिस पे, जो ऊपर हमने कवर करा। Supplies on which taxes are paid by the e-commerce operator, table 14B and 14AB of form GSTR 1 may be used। 14 में आ जाते हैं।
सप्लाईज ऑन विच, अब डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो 14 में 52 वाला भी आता है, 95 वाला भी आता है, आपको यहाँ पे 95 वाला पिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एग्जम्प्टेड, निल रेटेड और नॉन जीएसटी सप्लाईज। टेबल 8 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 8 फॉर्म जीएसटीआर 1 may be used for 2024-25 the registered person shall report non GST supply separately. नॉन जीएसटी सप्लाई तो आपको सेपरेटली रिपोर्ट करनी है, बट शैल हैव एन ऑप्शन टू आइदर सेपरेटली रिपोर्ट सप्लाईज एज एग्जम्प्टेड और निल रेटेड। आप सप्लाईज एग्जम्प्टेड निल रेटेड को सेपरेटली रिपोर्ट कर सकते हो, और आप कंसोलिडेटेड बेस में इसको एग्जम्प्टेड वाले हेड में भी रिपोर्ट कर सकते हो। मतलब ये दोनों को मैं अलग अलग भी रिपोर्ट कर सकती हूँ, बट इन दोनों की वैल्यू में कंबाइन एग्जम्प्टेड में भी रिपोर्ट कर सकते हो। ये 24-25 के लिए एग्जाम्पशन प्रोवाइड करा गया, ये चेंज है, जो भी रेड में हाईलाइटेड है, ये रेड में हाईलाइटेड है, दैट इज चेंज, ठीक है। अब इसके लिए मुझे टेबल 8 यूज करनी है ऑफ जीएसटीआर 1। जो भी आपके आउटवर्ड की डिटेल्स है वो मोस्टली आपको जीएसटीआर 1 से मिलेगी, इनवर्ड की डिटेल्स आपको 3B से उठानी पड़ेगी। अब आप देखोगे निल रेटेड आप यहाँ से उठा लोगे, एग्जम्प्टेड आप यहाँ से उठा लोगे, नॉन जीएसटी आप यहाँ से उठा लोगे। इसको आप कंबाइन भी रिपोर्ट कर सकते हो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में अपनी जीएसटी रिटर्न्स में, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड दैट। उसके बाद सब टोटल आ गया, फिर क्रेडिट नोट्स आ गए, शुड इन रिस्पेक्ट ऑफ जीरो रेटेड SCZ, इनके रिस्पेक्ट में एग्जम्प्टेड निल रेटेड, इनके रिस्पेक्ट में कोई भी क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू हुआ है, इसके लिए हम टेबल 9B ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है सेम वे में जैसे हमने ऊपर कवर करा था, कोई भी अमेंडमेंट है जिसकी वजह से सप्लायर्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स, जिसकी वजह से मेरी प्लस हो गया, जिसकी वजह से मतलब पहले मैंने 100 रुपीज़ प्लस करा था, अब मैंने 120 कर दिया उसको, तो 20 मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। सप्लाईज रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट्स 100 थी, मैंने 80 कर दी, तो 20 यहाँ हो जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। तो सब टोटल 5L इज सब टोटल ऑफ दिस, एंड जो ऊपर वाला सब टोटल है वो इसका सब टोटल है, एक सेकेंड जस्ट, वो इसका सब टोटल है। टोटल आपका आ गया टर्नओवर ऑन विच टैक्सेस टू बी पेड, टैक्सेस नॉट टू बी पेड, 5 इज फॉर टैक्सेस नॉट टू बी पेड, और टोटल टर्नओवर आ गया जिसपे कंप्लीटली फॉर्मूला लगा हुआ है 5N प्लस 5M, मतलब 4N आपका ये आ गया, 5M आपका ये आ गया, माइनस 4G और 4G1। 4G क्या कवर्ड है, 4G1 है जिसमें हमें इनवर्ट सप्लाई, जो हमने इनवर्ट सप्लाई करी जिसमें हमें टैक्स RCA में पे करना पड़ रहा है, वो मेरी टर्नओवर का पार्ट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज मैंने उस पर टैक्स पे करा है वो मेरी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। और सप्लाईज ऑन विच ECO इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, इसमें मेरी टैक्स पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जस्ट रिपोर्टिंग पर्पज से मैं रिपोर्ट करूँ, मेरा टैक्स ECO पे करेगा। तो अब टोटल आ गया आपका टेबल 5B कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाते हैं टेबल 6 में, डिटेल्स ऑफ ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कौन सा हमारा 24-25। टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू फॉर्म GSTR 3B, सम टोटल ऑफ टेबल 4A ऑफ फॉर्म GSTR 3B। दिस इज ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम योर I3B। दिस इज ऑटो कैलकुलेटेड फ्रॉम योर 3B। अब 3B में जब हम इनवर्ट की साइड आए थे तो हमारा 3B का रोल बढ़ जाता है। 3 में आपकी आउटवर्ड सप्लाईज का डेटा जाता है, 4 में आपका इनवर्ट का डेटा जाता है। तो 4A का टोटल ये सारा आपका रिपोर्ट होगा ऊपर। अब नीचे हमें क्या करना है, बस उसका बाइफर्केशन देना है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ चीज ला गए, यहाँ ध्यान रखिएगा सर, यहाँ ध्यान रखिए सर, यहाँ पर क्या है, ITC ऑफ प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज इंक्लूडेड इन 6 above अदर देन ITC रिक्लेम्ड अंडर रूल 37 एंड 37A। तो इसमें हमें क्या रिपोर्ट करना है, ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर 23-24, बट अवेल्ड थ्रू GSTR 3B ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर 24, या ड्यू डेट तक 30 नवंबर 24 तक आपने कोई भी ITC अवेल करा, आपने अक्टूबर की रिटर्न फाइल करी तो आपने 30 नवंबर तक मेरे पास टाइम लिमिट था, तो वो सारा डेटा यहाँ आ जाएगा। और नेट ITC ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वही फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें पिछला वाला डेटा इन्होंने निकाल दिया, मतलब को पिछले साल का ITC था जो मैंने इस साल अवेल करा, क्योंकि मेरे पास तो टाइम लिमिट थी अवेल करने की, वो सारा हट जाएगा। तो आपका A-A1 6A 6A1 A1 A2 इस साल ऐड हुआ है, तो आपका नेट ITC ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एकदम करेक्ट इस साल का ITC होगा, विच इज अ वेरी वेलकम चेंज बाय द गवर्नमेंट। अब आपको उसका ही बाइफर्केशन देना है नीचे, क्या बाइफर्केशन देना है, इनवर्ट सप्लाईज अदर देन इनपुट एंड इनपुट सर्विस लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड्स सर्विसेज रिसीव फ्रॉम SCZ। तो आपको इनपुट और इनपुट सर्विसेज का आपको बाइफर्केशन देना है, बट अदर देन दोज इन विच वी आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एंड imports, both import of goods and on reverse charge basis।
तो टेबल 5A ऑफ फॉर्म GSTR 3B। अब इसमें रिपोर्टिंग कैसे कैसे करनी है। अगर कोई भी आईटीसी आपका फर्स्ट टाइम अवेल हुआ है आपको रिपोर्ट करना है 6B में। कोई भी रिवर्सल आपने करा है तो वो कौन सा जाएगा, टेबल 7 में। कोई भी रिक्लेम आप कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अवेलमेंट नहीं, रिक्लेम आप कर रहे हो, तो वो जाएगा 6H में। आईटीसी रिवर्स्ड इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर एंड जो कि रूल 37A का था, एंड रिक्लेम्ड इन करंट ईयर, जो जाएगा 6H में। 6H में वही रिक्लेम जाएगा जो कि आपने पहले, जैसे आईटीसी अवेलमेंट एंड रिवर्सल का पहले मैकेनिज्म था, अब पहले रिवर्स कर लेते थे और जब आपके 2B में आ जाता था, जो पहले अब उसको लगता था कि अब हम अवेल कर सकते, तो अब अवेल कर लेते थे। तो उसमें आप 6H में वही आईटीसी रिवर्स होगा जो कि आपने 37A के अकॉर्डिंग रिवर्स करा है। 37 इज इंक्लूड नॉन, जो सप्लायर, जिसको हम सप्लायर को नॉन पेमेंट करते हैं 180 डेज में, और 37A वो आईटीसी होता है जो कि मेरे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर की वजह से मुझे रिवर्स करना पड़ता है। उसके अलावा कोई भी आईटीसी है, अदर आईटीसी रिवर्स्ड अर्लियर बट क्लेम नॉट, दैट विल बी रिपोर्टेड इन 6A अबव। ठीक है, फर्स्ट टाइम आईटीसी यहाँ पे, रिवर्सल 7 में, रिक्लेम 6H में, आईटीसी रिवर्स्ड इन अर्लियर ईयर्स रूल 37, 38 एंड रिक्लेम्ड इन करंट ईयर 6H में। उसके अलावा कोई भी रिवर्सल है का रिपोर्ट होगा 6A में। फॉर 2024-25 द रजिस्टर्ड पर्सन हैज द ऑप्शन टू रिपोर्ट द ब्रेकअप ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्स कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का तो आपको बाइफरकेशन देना ही पड़ेगा, बट आपके पास ऑप्शन है इनपुट या इनपुट सर्विस में से आप इनपुट्स में इसका बाइफरकेशन डाल सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट कवर्ड इज 6C, इनवर्ट सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन्स लायबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन ऑन विच टैक्सेस पेबल एंड आईटीसी अवेल्ड। इसके लिए आप 4A3 ऑफ GSTR 3B यूज कर सकते हो। अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, इनवर्ट सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसके लिए आप 4A3 टेबल यूज कर सकते हो। सेम वे में अगर रजिस्टर्ड पर्सन से कोई मुझे RCA में लाइबिलिटी पे करनी है, उसके लिए भी 4A3 ही कॉलम है। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है कैपिटल गुड्स का तो आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, बट इनपुट और इनपुट सर्विस का आपको इनपुट्स में आप डाल सकते हो। सेम वे में 6C में भी आपके पास सेम एग्जाम्पशन है। आ जाता है 6D, 6C और 6D में आपके पास सेम एग्जाम्पशन है। 6B, 6C, 6D में आपके पास सेम एग्जाम्पशन है, कैपिटल गुड्स रिपोर्ट करना है, इनपुट सर्विस का आप खाली इनपुट्स में डाल सकते हो। अब आ जाता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, टेबल 4A ऑफ फॉर्म GSTR 3B आप यूज कर सकते हो इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, जिसमें आपको इनपुट्स और कैपिटल गुड्स आपको अलग से बाइफरकेट करना है। फिर आ जाते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस आप टेबल 4A2 ऑफ GSTR 3B आप रिपोर्ट कर सकते हो, उसको उठा के आप डायरेक्ट डाल सकते हो। इनवर्ट क्रेडिट फ्रॉम ISD आप टेबल 4A4 ऑफ फॉर्म GSTR 3B से ISD का क्रेडिट जो भी मुझे मिला वो डाल सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम, आईटीसी जो रिवर्स्ड हुआ है बट रिक्लेम्ड हुआ है, पहले भी बताया था 37A वाला ही आएगा, रूल 37A, कंफ्यूज मत होना। सब टोटल आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा I माइनस I माइनस ये वाला I2, इसका डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, जो कि जीरो होगा मोस्टली केसेस में। अगर डिफरेंस जीरो नहीं है तो आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंस जीरो क्यों नहीं आ रहा। फिर ट्रांजेक्शन क्रेडिट थ्रू ट्रांड 2 पहले बहुत पुराने फॉर्म होते थे जो कि अब किसी के लिए भी यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर आ जाएगा गवर्नमेंट ने एक नया चेंज लाया 6M, ITC वेल्ड थ्रू ITC 01, 02, 03 अदर देन 3B एंड ट्रांड 1 फॉर्म्स। अब ITC 01 वो तक क्लेम, अगर आपने कोई ITC न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लेम करा, आपको 30 डेज में आपने रजिस्टर करा लिया, कोई पुराना ITC है जो कि अभी आपने क्लेम करा, तो उसके लिए ITC 1 फॉर्म यूज होता है। ITC 2 फॉर्म यूज होता है ट्रांसफर ऑफ ITC एंड बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। आपने कोई अमेलगमेशन, डीमर्जर में कोई ITC ट्रांसफर करा है, या ITC 2 है ट्रांसफर ऑफ ITC बिटवीन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, हमने अपने रजिस्ट्रेशन के बीच में ITC को ट्रांसफर करा है और उसको अपने फॉर्म्स के थ्रू ट्रांसफर करा है, जो कि आपके 3B में तो आ नहीं रहा होगा बट आपके ECL में तो जरूर आ रहा होगा, तो वो आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। सब टोटल आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल ITC बिल्ड आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। 2 पार्ट में सम हो रहा था तो इसलिए 2 पार्ट में आपका सम, उसका I एंड N में जो सम हो रहा था वो सम टोटल यहाँ आ जाएगा। अब मैंने बताया था रिवर्सल की डिटेल्स आपकी जाएगी टेबल 7 में, एज पर रूल 7, रूल 30, इसमें आप टेबल 4B ऑफ GSTR 3B, हर जगह इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाओगे। आप अपनी रिटर्न, अगर आपका 1 और 3B सही है, कंसोलिडेटेड है आपके पास, तो विद इन 30 मिनट्स या विद इन 1 आवर आप इसको फिल कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी है तो उसके लिए मैं लास्ट में कवर करेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे इस यूटिलिटी को हम अवेल कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, सब कुछ कवर्ड होगा। अब इसको पहले समझ लेते हैं। एज पर रूल 37 में हम यहाँ डालेंगे नॉन पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज। अगर हमने किसी भी सप्लायर को 180 डेज में कवर नहीं करा तो हम उसका ITC रिवर्स करना पड़ता है, जिसको हम जब पेमेंट करेंगे तब रिवील कर लेंगे। 37A में ITC रिवर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर, सामने वाली पार्टी ने टैक्स पे नहीं करा तो हम उसका ITC नहीं ले सकते।
सेक्शन 16 की कंडीशन का वायलेशन होता है एज पर रूल 38। आईटीसी रिवर्सल ऑप्शन कुछ बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसी के लिए कवर्ड है, जो कि डिटेल में हम यहाँ कवर नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो प्लीज मेल आईडी है उस पर मेंशन कर देना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाय आईएसटी, कोई भी रूल 39 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाय आईएसटी कवर्ड है, कोई भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिवर्सल है। 42 43 में वो आईटीसी रिवर्सल है, अगर आप कुछ भी एग्जाम और टैक्सेबल सप्लाईज में करते हो डील तो आपको प्रोपोर्शनेटली रिवर्स करना पड़ता है जितना भी एग्जाम सप्लाई कर रहे हो। इनपुट और इनपुट सर्विस का रिवर्सल होता है 42 में। कैपिटल गुड्स का रिवर्सल होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट आईटीसी जो कि आप एग्जाम के लिए सप्लाई कर रहे हो, 43 में रिवर्सल होता है। सेक्शन 17(5) में आपको ब्लॉक क्रेडिट रिवर्सल होता है। 7F7G में अगर आपने ऊपर कोई ट्रांस क्रेडिट रिपोर्ट करा और जिसका रिवर्सल विच आई डोंट थिंक इज रेलेवेंट नाउ, कोई भी अदर रिवर्सल आपने रिपोर्ट करा है, अदर रिवर्सल, इसको आपको स्पेसिफाई भी करना पड़ेगा। जैसे आईटीसी रिवर्स थ्रू फॉर्म आईटीसी 03। अब आईटीसी 03 आप पूछोगे क्या है। अब आईटीसी रिवर्सल फॉर्म है इज यूज्ड व्हेन अ टैक्स पेयर ऑप्ट्स इनटू द कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर मैं पहले नॉर्मल रेगुलर में काम कर रही थी, फिर मैं कॉम्पोजिशन में गई, तो मुझे उसका जो भी मेरा जितना एक्यूमुलेटेड आईटीसी है मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। कोई भी मेरी गुड सर्विस एग्जाम्प्ट हो गई अब, तो मेरे को इसका टोटल आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। इनपुट्स कैपिटल गुड्स आर यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, कोई भी नॉन बिजनेस पर्पस के लिए मैंने कोई भी इनपुट और इनपुट गुड्स रिवर्स करे तो उसका मुझे रिवर्सल करना पड़ेगा। और आप उसमें डिफरेंस कोई भी, अगर आपको अदर रिवर्सल में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। टोटल आईटीसी रिवर्स्ड आ गया। नेट आईटीसी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन आपका आ गया 6O माइनस 7I, मतलब कितना आईटीसी मैंने यूटिलाइज कर दी। ये आपका 9C में 7J कॉलम बहुत कम आएगा, इसको याद करना। 7J मतलब आईटीसी 9C, 7J आईटीसी 9C बहुत कम आएगा। अब आ जाते हैं टेबल 8। टेबल 8 रिकंसिलेशन है आईटीसी एज पर जीएसटी 2B का, और जो ऊपर हमने आईटीसी एज पर 3B लिया है उसका रिकंसिलेशन है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो फिगर आएगी वो आपकी फॉर्म जीएसटी 2A टेबल 3 एंड 5, इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट सब नेट होके आएंगे, शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन दिस टेबल। इनवर्ड सप्लाईज अदर देन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड्स सर्विसेज रिसीव फ्रॉम एसईजेड एंड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम e-commerce operators will not be included here because the wordings are used are other than pertaining to the financial year. ITC as per 6B above, जो कि अभी आपने 6B में रिपोर्ट करा होगा आईटीसी, यहाँ पे वो आ जाएगा क्योंकि इसमें रिवर्स चार्ज की डिटेल्स नहीं है, मेरी इंपोर्ट की डिटेल्स नहीं है, तो सिर्फ मैं ये वाले कॉलम का मेरा उठ के आ जाएगा वहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ITC on inward supplies other than inward but includes may received during the financial year but availed in the next financial year up to the specified period. इसका आईटीसी को 24-25 में आ गया जीएसटी 2B में, बट आपने वेल नेक्स्ट ईयर करा 25-26 में टिल स्पेसिफाइड पीरियड। क्या स्पेसिफाइड पीरियड है 30 नवंबर, मतलब अक्टूबर 3B, तब तक आपने करा तो आप यहाँ रिपोर्ट कर दोगे जो कि माइनस हो जाएगा। नेट आपका डिफरेंस आ जाएगा। अब डिफरेंस आ गया तो अगर आपका ये पॉजिटिव है मतलब मैंने कम अवेल करा है, जो कि होना ही चाहिए हार्डली केसेस में, यही होना चाहिए कि मैंने कम अवेल कराओ। क्यों कम अवेल कराओ? क्योंकि कुछ कुछ आईटीसी होगा जो मुझे इनएलिजिबल होगा, जैसे 17(5) का ब्लॉक क्रेडिट। कुछ कुछ आईटीसी होगा जो मैंने अवेल नहीं करा। क्यों अवेल नहीं करा? क्योंकि सामने वाली पार्टी ने कोई भी रीजन हो सकता है, उसका टैक्स पे नहीं करा या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उस केसेस में मैंने रिवर्स नहीं करा। तो उस केसेस में मैं यहाँ रिपोर्ट कर लूंगी 8E एंड 8F। जो टेबल 8D का टोटल है अब उसको बाइफरकेट कर देना 8E और 8F। इसके अलावा कोई भी आईटीसी बचा वो रिलैप्स हो जाएगा। आईजीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स आप यहाँ रिपोर्ट कर दोगे। आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड यहाँ आ जाएगा। कोई भी डिफरेंस है तो वो यहाँ आ जाएगा। इसमें एक और कॉलम गवर्नमेंट ने ऐड कर दिया है, मतलब आईजीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बट कुछ क्रेडिट मैंने अवेल नहीं करा, कुछ कुछ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो आ जाएगा। डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड इक्वल टू आई, वो यहाँ आ जाएगा। टोटल आईटीसी टू बी लैप्स्ड, जो कि आपका ऊपर 2B में डिफरेंस आया था और जो कि आपका इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में डिफरेंस आया था, ये वाला 8E 8F ये वाला लैप्स हो जाएगा। और 8G में कोई भी क्रेडिट आपका इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में आ रहा था जो कि आपने इस साल भी ले लिया, नेक्स्ट ईयर भी ले लिया, फिर भी कोई डिफरेंस बचा है तो वो लैप्स हो जाएगा, जो कि ऑटो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। फिर आ जाएगा मेरा पार्ट 4 डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न। जितना मेरा टैक्स पेबल था, जितना मैंने पेड थ्रू कैश करा, पेड थ्रू आईटीसी करा, इसके लिए आप 3B का यूज कर सकते हो। टोटल टैक्सेस पेड, अगर कोई डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड, वो यहाँ आ जाएगा। ये कॉलम गवर्नमेंट ने इस बार नया ऐड करा। पहले हमें खुद निकालना पड़ता था कि वो टैक्स पेबल टैक्स पेड में कोई डिफरेंस तो नहीं है, बट इस बार हमें पता लग जाएगा। अब कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होती है, पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर्ड इन रिटर्न ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। अब कुछ कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो आपने इस फाइनेंशियल ईयर को आपने डिक्लेयर कर दिए रिटर्न में, बट वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को पर्टेन करती है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब फॉर 24-25 ऑनवर्ड्स। पार्ट 5 कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच एनुअल रिटर्न इज फर्निश्ड
but declared in the Form GSTR 3B filed for the month of April to 24 of next financial year, filed up to 30th November of the next financial year. अब इसमें एक तो वो आ गई सप्लायर्स टैक्स डिक्लेयर थ्रू इनवॉइसेस अमेंडमेंट्स, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन मेरी इस फाइनेंशियल ईयर की थी बट मैंने रिपोर्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करी है, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी क्रेडिट नोट, कोई भी डेबिट नोट। अब आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिवर्स्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब मुझे रिवर्स तो इस साल करना था बट मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करा गया। आईटीसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पर्टेन इस साल को करता है बट रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर हुआ है, तो आपको यहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा, टेबल 12 एंड टेबल 13। फिर जो डिफरेंशियल टैक्स होगा ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन 10 एंड अबव, हमने कोई अमेंडमेंट करी जिसके लिए आपको कोई टैक्स पे करना पड़ा है, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है आपका अदर इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ डिमांड्स एंड रिफंड्स, ये ऑप्शनल टेबल है, ध्यान रखिएगा, फाइल करना है कीजिए, नहीं करना ना कीजिए। इसमें क्या क्या डिटेल्स अगर फाइल करनी हो किसी को तो टोटल रिफंड क्लेम, सैंक्शन, रिजेक्टेड, पेंडिंग, डिमांड जिसमें से टोटल मैंने कितनी डिमांड ऑर्डर के थ्रू कितनी डिमांड निकली है, टोटल टैक्सेस मैंने कितना पे कर दिया, टोटल आउटस्टैंडिंग डिमांड कितनी, ऑप्शनल टेबल है। सेम में 16 भी ऑप्शनल टेबल है। सप्लाईज रिसीव फ्रॉम कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से मैंने कितनी डिमांड रिसीव करी है, डीम सप्लाई अंडर सेक्शन 143। डीम सप्लाई मतलब कुछ अगर आप अपने जॉब वर्कर को कोई भी इनपुट या कैपिटल गुड्स दे रहे हो, इनपुट के केस में 1 ईयर और कैपिटल गुड्स के केस में 3 ईयर में वो वापस नहीं आ रहा, तो वो आपकी डीम सप्लाई मानी जाती है जिस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो आपने उसको कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी टैक्स पे करा है तो आप वो यहाँ मेंशन कर सकते हो, गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस बट नॉट रिटर्न विद इन 180 डेज फ्रॉम सच सप्लाई। तो सब सप्लाई 180 डेज में रिफंड नहीं होता तो वो आपकी डीम सप्लाई मान ली जाती है, इस पर आपको टैक्स पे करना होता है, तो आपकी डिटेल्स आपको यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, बट इट इज ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी। बट टेबल 17 इज मैंडेटरी, इसके लिए आप टेबल 12 ऑफ फॉर्म GSTR 1 यूज करोगे। आउटवर्ड सप्लाईज, HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज 1 की समरी है, 3B की समरी है, बहुत ईजी है। HSN कोड आप मेंशन करोगे, HSN कोड कितना मेंशन करना है डाउट होता है, एनुअल टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है 4 डिजिट, मोर देन 5 करोड़ है 6 डिजिट, ठीक है। HSN कोड मेंशन करोगे, UKC ओनली फॉर गुड्स, अगर सर्विसेज है तो उधर मेंशन कर देना। टोटल क्वांटिटी नेट ऑफ रिटर्न, दैट इज को क्रेडिट नोट, डेबिट नोट सब इशू है, सब नेट ऑफ करके जाएंगे। टैक्सेबल रेट वाइज रिपोर्ट होगी, HSN, GST, IGST, सेस। फिर आ जाता है HSN समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, ये ऑप्शनल टेबल है, इसमें वैसे भी आपको जो आपकी 10% ऑफ द मेजर सप्लाईज है वही आपको रिपोर्ट करनी थी। अब लेट फी पेबल एंड पेड, जितनी पेबल थी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, पे आपको करना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, अगर आप 200 रुपीज़ पर डे आपका एनुअल, अगर आपका कुछ भी आप 31 दिसंबर के बाद कोई भी अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो आपको 200 रुपये पर डे फाइन पे करना पड़ेगा। अब इसमें गवर्नमेंट ने ना एक और ऑप्शन दे दिया है कि अगर मेरे पास कोई लाइबिलिटी आ गई ऊपर और मैं अभी पे करना चाहती हूँ कि मैं इसको लिंक कर दूं ताकि मेरी एनुअल रिटर्न से लिंक हो जाए, तो जैसे आप अपनी लास्ट में फाइल करने जाओगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा टू पे एडिशनल लाइबिलिटी डिक्लेयर इन द रिटर्न थ्रू फॉर्म DRC 03। अब DRC 03 जैसे ही खुला आप ड्रॉप डाउन करोगे, इसमें एनुअल रिटर्न ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और आप ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट करनी है कि आप पे लाइबिलिटी जरूरी नहीं है कैश में पे करनी है। पहले बहुत डाउट होता था कि कैश में पे करनी है, क्रेडिट में पे करनी है, क्रेडिट लेजर पड़ा हुआ है तो हम पे तो कर देते थे, गवर्नमेंट भी पोर्टल भी अलाउ करता था, बट एम्बिग्युइटी थी जो गवर्नमेंट ने वेरी क्लियर कर दिया कि आप कैश के थ्रू भी पे कर सकते हो, क्रेडिट के थ्रू भी पे कर सकते हो। तो यही हमारा GSTR 9 फॉर्म कंप्लीट होता है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। जस्ट अ सेकेंड, कुछ गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस गिवन है। इंस्ट्रक्शंस कोई भी चेंजेस जो आए हैं वो नोटिफिकेशन 13 के थ्रू आए हैं, मेन नोटिफिकेशन में जो कि रेड हाईलाइटेड है, जो भी रेड चीज़ें हाईलाइटेड है, 2 चीज़ें हाईलाइटेड है इंस्ट्रक्शंस ऑरेंज में, बट जो भी चेंजेस है वो रेड हाईलाइटेड है। जैसे ये रेड, ये सारे चेंजेस है जो भी रेड में मेंशन है सब चेंज है, जो भी बीच में रेड में मेंशन सब चेंज है, ऑरेंज में मेंशन है इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप ये साइड में अगर पढ़ते जाओगे। और लिंकिंग भी मोस्ट केसेस में लगी हुई है, लिंकिंग उस केसेस में नहीं लगी होगी जिसमें वो अमाउंट 2 जगह स्प्लिट हो रहा होगा या आपको उसके लिए कोई एडिशनल डेटा डालना पड़ेगा उसके बाइफर्केशन के लिए। जैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के लिए आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी क्योंकि उसमें नेट अमाउंट होकर जाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आपको सब मेंशन्ड है, टर्म यूज्ड है, GSTN की क्या डेफिनेशन होती है, ITC की डेफिनेशन क्या होती है, आपको पुरानी सारी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी बिफोर फाइलिंग 999C। पार्ट 2 में क्या कवर्ड होता है, पार्ट 3 में क्या कवर्ड होता है, 4A 4B 4C आउटवर्ड सप्लाई सब कवर कर लिया। 5 में हमने ये कवर कर लिया कि आउटवर्ड ही होता है बट जिस पर हमने टैक्स पे नहीं करा। 6 में इनवर्ड का मेरी जो ITC जितना मैंने अवेल करा वो आ जाता है। 7 में मेरे सारे रिवर्सल आ जाते हैं। 8 में मेरा 2A 2B या जो भी कह लो आप 2A से, और मेरा जो भी ITC मैंने ऊपर 6 में क्लेम करा उससे जो डिफरेंस है इंपोर्ट ऑफ गुड्स में जो मैंने ITC पे करा है और जितना मैंने ITC अवेल करा है, कितना ITC मेरा रिलैप्स होगा सबका आ जाता है।
फिर पार्ट 4 में मेरा एक्चुअल टैक्स पेड आ जाता है, पेबल आ जाता है, कोई डिफरेंस है तो पेमेंट ऑफ टैक्स खड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर मेरे कुछ भी अमेंडमेंट जो कि इस फाइनेंशियल ईयर की थी बट मैंने अप्रैल से अक्टूबर की नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर करी, कोई भी मैंने आईटीसी रिवर्सल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करा, कोई भी आईटीसी मैंने अवेल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करा, वो मेरा पार्ट 5 में कवर हो जाता है। टेबल 10, 11, 12, 13 में ये सब कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब यार पहली बात ये नोटिस करनी है, 10, 11 तो पहले भी कंपलसरी थे, अभी भी कंपलसरी है, बट 12, 13 इस टाइम से गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा है। इसमें एक और चीज बात नोट करने की है, कोई भी आईटीसी आपने 6H में रिपोर्ट कर दिया तो वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस में कवर्ड है। आईटीसी रिपोर्टेड इन टेबल 6H अबव नॉट टू बी रिपोर्टेड हेयर। ठीक है, 15th में आपका ऑप्शनल है, रिफंड से रिलेटेड है, डिमांड से रिलेटेड है, कितनी पे कर दी, कितनी पेंडिंग है, रिपोर्ट करना है तो कीजिए, नहीं तो वेल एंड गुड। एग्रीगेट सप्लाई 16 में मेरा कॉम्पोजिशन, मेरी कोई भी डीम्ड सप्लाई प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, मेरी गुड सेंटर अप्रूवल बेसिस नॉट रिसीव विद इन 180 डेज। 17, 18 में मेरा HSN समरी आ जाता है। 17 इज कंपल्सरी, 18 इज ऑप्शनल। These supplies are required to be declared for only those inward supplies which are in value independently account for 10% or more of the total value of the inward supplies। जो इंडिपेंडेंटली मेरी 10% और मोर से ज़्यादा वैल्यू कर रही है इनवर्ड सप्लाईज, उसका ही मुझे HSN या SSC मेंशन करना है इनवर्ड के लिए, जो कि आई वुड नॉट रिकमेंड टू मेंशन इट बिकॉज इट इज़ एन ऑप्शनल फील्ड। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में कंपलसरी हो जाए, जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑप्शनल फील्ड्स को मैंडेटरी करती जा रही है, तो फ्यूचर में हमें ट्राई करना है कि हमें डेटा मेंटेन करके चले, क्योंकि आउटपुट का डेटा सब मेंटेन करते हैं, इनवर्ड का इट्स अ ट्रिकी, बट अगर 10% और मोर से ज़्यादा वाले का मेंटेन कर सके तो फ्यूचर में हमें हेल्प होगी। लेट फी पेबल इफ एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। सॉरी, जो भी आप फॉर्म DRC 03 के थ्रू एनुअल रिटर्न में कोई भी पेमेंट कर सकते हो आप। तो दिस वे वी हैव कवर्ड विद 9 की सारी, हमें सारी जो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस थी, जो भी पॉइंटर्स थे, हमने सब कवर कर लिए। अब नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में हम 9 से फटाफट कवर कर लेते हैं। बहुत सारा डेटा 9 का मेरा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकलेगा और मेरा 9 से निकलेगा। ये डिफरेंस है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 9। इसके लिए 1 और 3 की आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। आप अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट में अपने पास जरूर रखिए, और 9 तो आपके पास फील्ड है ही। अब याद रखिए 9 में जो आपने डेटा फिल करा है वो पॉइंट वाइज भी आप डिफरेंस 9C में मत लाने दीजिए, वरना एरर आ जाएगी। और 9C में आपको किसी CA के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सेल्फ सर्टिफाइड है। कोई आपको बोले कि CA सर्टिफिकेट की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद भी भर सकते हैं। GSTN आपको सेम वे में जो हमने मेंशन करा था 2024-25 यहाँ मेंशन कर देंगे, GSTN मेंशन कर देंगे, रजिस्टर्ड नेम मेंशन कर देंगे, ट्रेड नेम, कोई भी कॉमन नेम। अब इसमें एक अलग फील्ड आती है, लायबल टू ऑडिट अंडर एनी अदर एक्ट। अब इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप देखोगे तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट लगा है, तो अब इसमें इनकम टैक्स या कंपनी एक्ट मेंशन कर लोगे। इसलिए मैंने कहा आपके हाथ में आपकी ड्यूली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एक्सेल फॉर्मेट होनी चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं रिकंसिलिएशंस में। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इसमें जितनी आउटवर्ड की रिकंसिलिएशन जाएगी, इनवर्ड की रिकंसिलिएशन जाएगी, टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड की रिकंसिलिएशन जाएगी। रिकंसिलिएशन ही है कि कितना टैक्स मैंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पे करना चाहिए था, कितना एनुअल रिटर्न से पे करना चाहिए था। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज 5A, रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। ग्रॉस टर्नओवर मैंने जितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, जितना मैंने अदर इनकम प्लस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना पे दिखाया है, और मैंने कितना 9 में रिपोर्ट करा है। टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बट क्योंकि बड़ी दिक्कत आएगी यार, मेरी तो बड़ी सारी स्टेट्स में मेरी बिजनेस चलता है, मेरी फाइनेंशियल तो एक बनती है, बट GST तो स्टेट वाइज पे होता है। तो इसमें आपको इंटरनली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इंटरनली वर्किंग करनी पड़ेगी, और वो आपको स्टेट वाइज टर्नओवर निकालनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने भी इंस्ट्रक्शंस में मेंशन करा हुआ है, देयर में भी केसेस वेयर मल्टीपल GST स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट ऑन द सेम पेन। मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है, बट GST रिटर्न अलग अलग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है, GST नंबर अलग अलग है। दिस इज कॉमन फॉर पर्सन एंटिटीज विद पर्सन्स प्रेजेंस ओवर मल्टीपल स्टेट्स। सच पर्सन एंटिटीज विल हैव टू इंटरनली ड्राइव। इंटरनली कोई किसी की मदद नहीं करने वाला, आपको रीजनेबल बेसिस पर आपको इंटरनली ड्राइव करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी इसके रिगार्डिंग। देयर GST वाइज टर्नओवर एंड डिक्लेयर द सेम ईयर। दिस शैल इंक्लूड एक्सपोर्ट टर्नओवर एज वेल, क्योंकि मेरी 9 में भी इंक्लूडेड है। फिर मेरा आ जाता है अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कोई भी अनबिल्ड रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स लास्ट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसका मैंने टैक्स इस साल पे करा है, मेरी 9 में इंक्लूडेड था,
तो मैं ऐड कर दूंगा। मेरी 9 में इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए तो मैं माइनस कर दूंगी ताकि मेरे दोनों डिफरेंस आ जाए। फिर वो अनएडजस्टेड एडवांसेस है जिसका मैंने टैक्स ऑल एडवांसेस ऑन विच जीएसटी हैज बीन पेड बट द सेम हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इसका टैक्स इस साल पे हुआ है बट एडवांसेस लास्ट ईयर डिक्लेयर हो चुके हैं, तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर आ जाएगा डीम सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। कुछ कुछ सप्लाईज होती है शेड्यूल 1 में जिसको गवर्नमेंट ने डीम सप्लाई कंसिडर करा गया है। जैसे कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, अब 50,000 है, तो उसको गवर्नमेंट ने डीम सप्लाई क्लियर करा गया है। कोई भी आपने एसेट है आपके बिजनेस का जिसको आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, जिस पर आपने आईटीसी लिया हुआ था, वो इसमें कवर्ड हो जाता है। कुछ कुछ सप्लाईज है जो डीम सप्लाई में कवर देते हैं जो कि आपके ऊपर नहीं आएंगी बट आपने उस पर टैक्स पे कर दिया है, तो आपके लिए इसको शेड्यूल 1 रेफर करना पड़ेगा ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। with credit note after the end of the financial year but reflected in the annual return। कुछ कुछ क्रेडिट नोट है आपने इसका बुक्स में तो इफेक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दिया हुआ बट एनुअल रिटर्न में इसी फाइनेंशियल ईयर में दे दिए। क्रेडिट नोट विच वर इशूड आफ्टर 31st March फॉर एनी सप्लाईज अकाउंटेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर बट सच क्रेडिट नोट वर रिफ्लेक्टेड इन द जीएसटी रिटर्न्स, तो वो यहाँ आ जाएगा। सेम वे में ट्रेड डिस्काउंट है अकाउंटेड फॉर इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर कोई कोई ट्रेड डिस्काउंट है बट कुछ आपके एग्रीमेंट से नहीं निकल रहा था जो कि आपको उस पर जीएसटी पे करना, आपने इसको जीएसटी में बेनिफिट नहीं लिया बेसिकली, तो वो आप ऐड कर दोगे। कोई भी टर्नओवर है फ्रॉम अप्रैल 17 टू जून 17, अब इसकी कोई रेवेलेंस नहीं है। कोई भी अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसका आप टैक्स नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल पे करोगे वो यहाँ आ जाएगा। कोई भी अनएडजस्टेड एडवांसेस है, आप ये दोनों फिगर, ये ऊपर वाली फिगर अपनी लास्ट जो अपने 9 से भरी होगी उससे भी कॉपी कर सकते हो क्योंकि वो नीचे जा रही है। अब ये दोनों फिगर मुझे लास्ट जीएसटी 9 में मदद करेंगी, ठीक है। Unadjusted advances at the beginning of the financial year, all advances for which GST has been paid but the same has been recognized in the revenue in the audited financial statement। कोई भी ऐसा एडवांसेस है जिसका मैंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे कर दिया है तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। मतलब जिसका मैंने टैक्स इस साल पे करा है और मैंने रिकॉर्ड बाद में कर दिया तो वो मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसका टैक्स इस साल, मतलब रिपीट करती हूँ मैं, कोई भी अगर टैक्स मैंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया, इस फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया बट अकाउंट में इसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कर रही हूँ तो मैं उसको ऐड कर दूंगी ताकि मेरी 990 से टर्नओवर से मैच हो जाए। सेम वे में अगर कोई भी ऐसा टैक्स है जो कि मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे करूंगी बट रिकॉर्ड मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में पे कर दिया है तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स बाय एसईजेड यूनिट्स टू डीटीए यूनिट्स, value of all goods supplied by SEZ units to DTA for which DTA has filed bill of entry। DTA ने अगर bill of entry फाइल करी हुई तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, मतलब मिडल ऑफ द ईयर में आप पहले कॉम्पोजिशन स्कीम में थे बट आपका टर्नओवर बढ़ गया, आपको रेगुलर स्कीम में आना पड़ा। आप रेगुलर स्कीम में दौड़े आए बट आपने कुछ टर्नओवर अपना कॉम्पोजिशन स्कीम में पे करा हुआ है तो वो यहाँ से माइनस कर दोगे। अब कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स कैसे होती है टर्नओवर में, कैसी कैसी एडजस्टमेंट होती है। सेक्शन 15, कोई भी वैल्यूएशन चेंज हुआ, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हुई, मतलब मेरे पास आना था पैसा, मैंने एग्रीमेंट हुआ था 10th मई को जिसमें मेरा रेट था 83 बट मेरे को पैसा आया 10th जून को जब मेरा रेट हो गया 84। जो भी ऐसे कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, वैल्यूएशन की वजह से चेंज होता है, प्राइस चेंज की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, वो दोनों यहाँ रिपोर्ट होंगे। अब कोई भी ऐसा रीजन है जो कि ऊपर लिस्टेड ही नहीं है तो आप यहाँ मेंशन कर दोगे। अब आता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है, अब मुझे इतनी सारी डिटेल्स भरनी ही नहीं है बट टोटल है कि इतना डिफरेंस है और मैंने एक रिकन्सिलेशन बनाई हुई है बट मुझे ना बाइफरकेट रिपोर्ट नहीं करना, तो आप क्या कर सकते हो, सारी की सारी डिटेल्स 5O में रिपोर्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन अभी भी एक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है। एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट एज अबव टोटल आ गया। टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न 9, मैंने कहा था 9 का यूज करेंगे, 9 की टर्नओवर यहाँ से ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। अब कोई भी अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर है तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, अनरिकंसाइल्ड है कोई बात नहीं, चलता है, या 2 रुपये का, 3 रुपये का, राउंडिंग ऑफ का है, आपको उसको कॉलम ऐड कर करके यहाँ रीजन मेंशन करना पड़ेगा 6 में। अब ऐसा नहीं छोड़ सकते तो रीजन मेरे को नहीं पता डिफरेंस क्या है, अगर नहीं पता तो टैक्स पेमेंट आ जाएगा सर, या तो डिफरेंस का रीजन बताओ या तो टैक्स पे करो। अब ऊपर आपका ये कहना है सर, पर आपका ये कहना है कि ऊपर में जो टर्नओवर जा रही थी वो तो मेरी टैक्सेबल और एग्जाम दोनों थी, बिल्कुल।
मेरे को तो टैक्स सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर में पे करना चाहिए, बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमारा वही आ गया, रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट्स फ्रॉम पी अबव। पी से हमने एनुअल एडजस्टमेंट आफ्टर टर्नओवर उठा लिया पी अबव। अब उसमें से हमने माइनस कर दिया वैल्यू ऑफ एग्जाम्प्टेड नील रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाईज। नेट ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट हमने रिपोर्ट कर दिया। जीरो रेटेड सप्लाई जिस पर हमें टैक्स नहीं भरना वो हमने रिपोर्ट कर दिया। सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस, ये हमने माइनस कर दिया। सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस टू पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये भी हमने माइनस कर दिया। टोटल एडजस्टमेंट इन सबको माइनस करने के बाद अब तो मेरी टैक्सेबल टर्नओवर आ गया ना, इस पर तो मुझे टैक्स पे करना था ना। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, तो अब इस पर टैक्स पे कर दिया जाए। और टैक्सेबल टर्नओवर एज पर लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 9। अब इसमें जो जीएसटीआर 9 में वो जो आ रहा है 4N माइनस 4G, 4G में आपका जो भी आरसी में पेमेंट हुई वो माइनस होता है, 4G में आपका ईसीओ वाला माइनस होता है, 10-11 में आपकी एडजस्टमेंट्स कवर्ड होती है। ठीक है, अब ये जो टोटल आ रहा है वो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डिफरेंस है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टैक्स पे करना पड़ेगा, किस रेट पे करना पड़ेगा आप खुद ही बताओगे, किस रेट पे करना पड़ेगा, कैसे? क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो यही है टैक्स पेड की। इसमें आपको 5% आपको पहले डालना पड़ेगा कि एज पर बुक्स आपको इसमें आपकी आउटवर्ड रजिस्टर लेना पड़ेगा। मतलब फाइनेंशियल्स में आपको देखना पड़ेगा लिंकिंग कैसे लगी, ट्रायल बैलेंस के बाद आउटवर्ड रजिस्टर में आपको इसका रेट वाइज बाइफर्केशन देना पड़ेगा। आरसी क्या होता है, रिवर्स चार्ज 5%। अब गवर्नमेंट ने एक ये नया टैब ऐड करा है 6% का। ठीक है, जो भी कोई भी सप्लाईज अगर आपकी 6% पे अगर फ्लो कर रही है तो वो आपको यहाँ मेंशन करोगे। अगर आपको लग रहा है यार मेरी तो सप्लाई इनमें से किसी में भी कवर्ड नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट ने उसका अदर ऑप्शन भी इंक्लूड कर दिया और इस एक 9K2 भी इंक्लूड कर दिया, सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स। अब तो आपका टोटल आ गया इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी। अब आपने जितना टोटल अमाउंट पेबल एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न में अपने 9 टेबल 9, 10, 11 में जितना टैक्स पे करा गया था और उससे अनरिकंसाइल्ड पेमेंट कितनी है। अनरिकंसाइल्ड पेमेंट है तो इसका मतलब ये नहीं हो अनरिकंसाइल्ड आ गई, कोई बात नहीं, नहीं इसका रीजन दो। रीजन नहीं दे सकते तो कितना आप टैक्स एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड, यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा किस किस रेट में आपको एडिशनल टैक्स बनता था, आपने पे नहीं करा, तो आपको सारे मेंशन करना पड़ेगा और नीचे वो आपको पेमेंट के लिए भी कहेगा। तो ये आपको या तो रिकंसाइल करो या तो रिकंसाइल करके डिफरेंस बताओ, डिफरेंस नहीं बता सकते तो उसका टैक्स पे करो। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता आपकी बुक्स को छोड़ कह रही है और आपके जीएसटी रिटर्न्स को छोड़ कह रही है, दोनों अलाइन होनी चाहिए एक साइड में। क्योंकि बुक्स ही तो अपने अपने जब जीएसटी 1, 3 भी भर रहे होगे तो बुक्स ही भरा है, जब डेटा बुक से निकला तो अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस का रीजन दीजिए कि आपने बाद में रिपोर्ट करा, पहले रिपोर्ट कर दिया था, पहले टैक्स पे कर दिया था। क्योंकि बहुत सारी इंडियाज की एडजस्टमेंट्स होती है, बहुत IFRS तो नहीं बट इंडिया जो इंडिया में एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती है जो कि आपको करनी पड़ती हैं। बट अगर आप जीएसटी में देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसके बेसिस में कोई भी डिफरेंस है तो आप मेंशन कर सकते हो, कोई भी वैल्यूएशन डिफरेंस। ये आपका हो गया आउटवर्ड वाला पार्ट। अब आपका पार्ट आ जाता है इनवर्ड वाला। इनवर्ड वाला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ITC अवेल्ड एज पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द स्टेट यूनियन टेरिटरी। इसमें आप कंबाइंड जो भी आपका ITC जितना अवेल्ड है, IGST, CGST, SGST, इसमें भी सेम गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी है। अगर मल्टीपल GSTN है आपको इंटरनली वैल्यूएट करना पड़ेगा कि हैव टू इंटरनली ड्राइव देयर ITC फॉर ईच इंडिविजुअल GSTN एंड डिक्लेयर द सेम। अब इसमें आपको वो ITC ऐड करना पड़ेगा जो कि आपने नेक्स्ट अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में बुक कर लिया था 23-24 में, बट इसका ITC आपने इस फाइनेंशियल ईयर में लिया है। और ये आपका टेबल, ये दोनों आपके टेबल 12 और 13 से मैच करने चाहिए आइडियली। ITC बुकड इन करंट फाइनेंशियल ईयर टू बी क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। कोई भी ऐसा ITC है जो कि आप इस फाइनेंशियल ईयर में बुक कर लिया था बट इसको आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेके जाओगे तो आप ये माइनस कर दोगे और जो आपका नेट आ जाएगा ऑटो कैलकुलेट होके वो आपका आ जाएगा ITC अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इतना ही ITC आप ले सकते थे, क्या आपने इतना ही ITC लिया है 4G ऑफ एनुअल रिटर्न में? इसकी लिंकिंग लगी हुई है 4G ऑफ एनुअल रिटर्न में, दैट इज सम टोटल ऑफ दिस 7G ऑफ 9 जो आपका ITC आफ्टर रिवर्सल आ रहा है और जो अपने ITC अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आफ्टर 12B और 12C एडजस्टमेंट के बाद आ रहा है। उसके बाद भी अगर कोई आपका डिफरेंस बचता है तो रीजन मेंशन कर दीजिए। फिर आता है रिकंसिलिएशन ऑफ ITC डिक्लेयर्ड इन 9 विद ITC अवेल्ड ऑन एक्सपेंस। एक्सपेंस वाइज आपने जितना जितना ITC अवेल करा गया, जितना जितना ITC एलिजिबल था, जैसे कोई भी आपको ITC एलिजिबल ही नहीं था, जैसे गुड लॉस स्टोलन का आपको ITC एलिजिबल ही नहीं था बट आपने अवेल करा और इसमें आ जाएगा इनएलिजिबल में 0। बट यार ये मेंशन करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है बट आप कर सकते हो, ऑप्शनल। टेबल 7G ऑफ एनुअल रिटर्न GSTR 9 मे बी यूज्ड फॉर फाइलिंग दिस टेबल।
अनरिकंसाइल्ड आईटीसी आ जाएगा यहाँ पे, उसका भी रीजन देना पड़ेगा। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ये टेबल मेंशन करो। टेबल डालोगे फिर प्रॉब्लम आएगी रिकंसिलिएशन की, फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी, थोड़ी कम ही प्रॉब्लम बढ़ाए तो ज़्यादा बेस्ट है। जो गवर्नमेंट अगर बेनिफिट दे रही है टेबल 14 का, बट हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट मना कर दे कि तो आपको कंपलसरी भरना है, या 10% कुछ सप्लाईज के लिए, मेजर सप्लाईज के लिए आपको फिल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, एक एक आईटीसी उठाएगी आपकी, जब जीएसटी ऑडिट होगा तो एक एक आईटीसी उठाएगी आपकी एक्सपेंसेस से, वो देखेगी इस पर आरसीएम पे हुआ नहीं हुआ है, इस पर कितना आईटीसी आपने बिल करा है, कोई भी आईटीसी आपने डाल दिया जो आपकी आपको नहीं मिलना चाहिए था। बैंक चार्जेस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करती है, फ्रेट चार्जेस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करती है, तो ये सब चीज़ें। एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन, अब कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी आ रही है ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन, वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। बट याद रखना गवर्नमेंट जनरली नोटिस इसी बेसिस पे देती है। अगर आपने कोई भी 1(3)B में या 9 में कोई भी लाइबिलिटी का डिफरेंस है और 9C में भी कोई डिफरेंस है और जो उसका आपने रीज़न नहीं दिया और आपने ऐसे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बी अवेयर, नोटिस आ सकते हैं, गवर्नमेंट पिन पॉइंट करेगी। बट अगर आपने अच्छे से रिकंसिलेशन कर लिया और उसका रीज़न मेंशन कर दिया, सो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चिल लाइफ। उसके बाद एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलेशन, कोई भी ऊपर नॉन रिकंसिलेशन है ड्यू टू रीजन स्पेसिफाइड इन 13 एंड 5, 13 टेबल 13 एंड टेबल 15 में कोई भी रिकंसिलेशन इशू है जिसकी वजह से आपको कोई भी टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो आप उसको मेंशन करके यहाँ अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस में आप यहाँ मेंशन कर दोगे। ऊपर वाला हमने ऊपर मेंशन कर दिया था एडिशनल अमाउंट पेबल 6, 8 एंड 12 का, नीचे वाला हमने आईटीसी की वजह से मेंशन कर दिया कि किस किस रेट पे कितना कितना आईटीसी बनता है। अब कुछ कुछ रिफंड है, आपको इरॉनियस रिफंड मिल गया, आपको उसको वापस करना है कि ज़्यादा मिल गया, या वो तो होगा नहीं केस जनरली, क्योंकि आपको कम ही मिलता है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी करती है, बहुत मुश्किल से मिलता है। बट आपको लगता है कि कोई रिफंड ऐसा है जो मुझे पे बैक करना पड़ेगा, कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो मुझे इसमें सेटल करनी है, तो आप उसको यहाँ मेंशन करके सेटल कर सकते हो। अब गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी निकाली थी जिसके उसमें गवर्नमेंट ने मेंशन कर दिया, ये नहीं कि आपने 9 फाइल कर दी और 9 से फाइल नहीं कर रहे तो आपके ऊपर लेट फी नहीं लगेगी। 9 एंड 9 से विल बी ट्रीटेड एज टू single return for the there are two returns but it will be treated as single return for the purpose of late fee and late fee payment। मतलब आपने 9 फाइल करी, सपोज करो आपने 9 तो फाइल कर दी टाइमली 31 दिसंबर को, बट आपने 9 से फाइल नहीं करी, तो आपका माना जाएगा कि आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, सिंगल रिटर्न माना जाएगा और आपकी लेट फी लगेगी, आपके लेट फी पेबल एंड पेड इसमें भी उन्होंने ऐड डाल दिया। अब आपके पास टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड आपको ये दिख रहा है कि आपकी आईटीसी के थ्रू या रिकंसिलिएशन के थ्रू कोई भी डिमांड पेबल है जो कि आप पे करना चाहते हो, वेरी वेरी गुड। फॉर्म जीएसटी 3 DRC03 आपका वेट कर रहा है, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर से पे कर सकते हो, अभी पे कर सकते हो, बाद में पे कर सकते हो, कोई इंटरेस्ट पे करना है, कोई लेट फी पे करनी है, कोई पेनल्टी पे करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड। सेम में इसके भी इंस्ट्रक्शंस है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। आपको 1(3)B 9 सब फॉल्व, ये नहीं कि आपने 9 फाइल तो करी नहीं, आप सीधा 9 से फाइल करने लग गए, वो फाइल होगा नहीं, क्योंकि जो उसकी यूटिलिटी है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, सेपरेटली रिपोर्ट करनी पड़ेगी, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहते हो वो रिपोर्ट करना पड़ेगा, कोई साइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेल्फ सर्टिफाइड है ये, कोई भी अगर बेवकूफ़ बनाए कि नहीं यार ये सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। Part 2 consists of annual turnover declared in the audited financial statement with the turnover declared in GSTR 9। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और GSTR 9 में जो भी डिफरेंस है हम टर्नओवर के बेसिस पे 5A में तो मेरी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पैन वाइज आ जाएगी, पैन वाइज डेटा नहीं लेना, हमें GSTN वाइज खुद ऑटो रिकंसाइल करना पड़ेगा। 5B 5C 5D 5E 5H 5J 5K 5L 5M 5N का यूज़ करके या 5O ब्रह्मास्त्र का यूज़ करके हम रिपोर्ट कर देंगे डिफरेंसेस क्या है। सेल कोई डिफरेंसेस बचे तो उसकी एडिशनल लायबिलिटी हम पे करेंगे नहीं, क्योंकि पहले हमें 6 का 9 जो जिस पे टैक्स ही नहीं लगता वो भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो उसको माइनस कर देंगे। और उसके बाद अगर उसके बाद भी कोई अगर डिफरेंस बचता है, 5 में हमने पे कर दिया, 5 में हमने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद 6 में अगर हमने रीजन डिक्लेयर कर दिया, 7 में अगर कोई भी टैक्सेबल टर्नओवर निकालने के लिए कोई भी ऐसी सप्लाई है जिस पर टैक्स पे ही नहीं होता वो हमें माइनस करनी है, तो हमने वो फटाफट माइनस कर दी। उसके बाद भी कोई डिफरेंस है तो डिफरेंस माइनस कर दिया, उसके बाद भी वो डिफरेंस बचता है तो फिर पे करना पड़ेगा, है ना। 7 में भी हमने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद 9 में हमने टैक्स पेबल और टैक्स पेड का पूरा रिकन्सिलिएशन दे दिया। उसके बाद अगर कोई पेमेंट है तो पेमेंट कर दी, जो कि अगर डिफरेंस अगर दे दिया तो पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। फिर पार्ट 4 कंसिस्ट ऑफ द आईटीसी, रिकन्सिलिएशन ऑफ आईटीसी करेंगे हम। कोई भी पुराना कुछ भी टर्नओवर है माइनस करना है, डालना है, प्लस माइनस करना है। बेसिकली ये ध्यान रखना है कि अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी आईटीसी मैंने लिया है तो वो ऐड होना चाहिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया है तो वो माइनस होना चाहिए, लॉजिक यही है।
कोई भी पुराना आईटीसी मैंने अवेल कर लिया तो प्लस, कोई भी आईटीसी ऐसा है जो कि मैंने बुक्स में इस साल रिकॉर्ड कर दिया बट मैं अवेल नेक्स्ट ईयर कर रही हूँ तो माइनस। टेबल 12 एंड 13 का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए इन योर 9 जीएसटी 9 टेबल का। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेंस वाइज बाइफर्केशन देना है तो दीजिए, नहीं देना तो ऑप्शनल है। उसको दोनों को ऐड करके अगर कोई भी डिफरेंस हमें मिल रहा है तो हम एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन टैक्स पेड ऑन नॉन रिकन्साइल्ड डिफरेंस इन आईटीसी वो हम पे कर देंगे, रीज़न फॉर नॉन रिकन्साइल्ड आईटीसी। उसके बाद कोई भी लेट फी है, लेट फी पे कर देंगे हम। कोई भी रॉनियस रिफंड हुआ है, कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड है, उसके बाद ऑप्शन दिया जाता है जो कि हमें पे करना है। तो कोई भी अगर आपको कोई भी एरर, कोई भी यूटिलिटी में एरर दिखे, कुछ भी दिखे तो पार्डन, कुछ भी बोलने में मेरे से गलती होगी तो आई एम सॉरी। उसके लिए हम एक बार, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्वेरी की एक मेल भी प्रोवाइडेड है insidetaxation2020@gmail.com। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी हेल्प चाहिए कि इस टेबल में क्या आएगा, मेरा ये पर्टिकुलर केस है, ये है, तो ये मेल आईडी आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। लिंक्डइन प्रोफाइल मेरी मेंशन्ड है। अब ये यूटिलिटी हाउ टू एक्सेस इट, ये यूटिलिटी आपको अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगी इनसाइड टैक्सेशन 2020, बट वो होगी नॉन एडिटेबल, जिसमें आप कुछ डेटा डाल नहीं पाओगे, जस्ट सी थ्रू कर पाओगे आप। बट अगर आपको एफर्ट अच्छे लगे और आप चाहते हो कि बाय करनी है आपको यूटिलिटी तो आप बाय भी कर सकते हो। ये टॉपमेट का लिंक है, ये लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसमें आप अपना नेम, ईमेल आईडी ऐड करके, इसमें एक डिस्काउंट कोड भी है, ऐड डिस्काउंट करोगे आप CASG40 अप्लाई करोगे वो यू हैव सेव 199, बट ये कूपन कोड खाली 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए चलेगा। अब ये नहीं है कि खाली आपको इसे यूटिलिटी ही मिलेगी, इसके अलावा अगर आपको 1 ईयर फुल सपोर्ट मिलेगा, ईमेल आईडी insidetaxation2020@gmail.com, इसमें डबल टी है, ये ध्यान रखिएगा। आपको ये लिंक नीचे में मिल जाएगा। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी टेक्निकल क्लैरिफिकेशन, रिकन्सिलेशन यूज़ कैसे करें, याद रखिए इसमें लिंकिंग है, मुझे जगह पे लिंकिंग है और इंस्ट्रक्शन साइड में कवर्ड है, जो कि मोस्टली किसी भी एक्सेल में कवर्ड नहीं होंगी। आपको एफर्ट अच्छा लगा तो आप बाय कर सकते हो। अगर आपको फ्री में भी चाहिए तो आप मेल आईडी कर सकते हो, बट वो एक्सेल नॉन एडिटेबल होगी, तो आप इसमें जाके बाय कर सकते हो। आपको डाउनलोड लिंक भी आ जाएगा। आपने जैसे कंफर्म एंड पे कर दिया इस लिंक पे, जैसे आपने ये डिटेल्स डाली, नेम, ईमेल आईडी, डू यू वांट एनी असिस्टेंस, उसमें आपको ये आपने कूपन कोड लगाया, पेमेंट करी, और वहीं आपको जैसे ही आपने कंफर्म एंड पे पे क्लिक करा वैसे ही आपको लिंक आ जाएगा डाउनलोड, और आपकी मेल आईडी पे भी आ जाएगा। आपको एफर्ट अच्छा लगे तो थैंक यू, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, बिकॉज आई बिलीव जितनी नॉलेज को शेयर करेंगे उतना गेन करेंगे, शेयरिंग इज गेनिंग। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, और कुछ भी, कोई भी आपको क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को बाय कर सकते, ये एक्सेल यूटिलिटी को बाय कर सकते हो, पूरी एडिटेबल मिलेगी एज इट इज़ जैसे ये है, विद लिंकिंग, विद एनीथिंग, विद फुल 1 ईयर सपोर्ट। जो भी अगर आपको नहीं भी लगता बाय करने का तो ईमेल आईडी प्रोवाइडेड है, आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगी, बट दैट विल बी नॉन एडिटेबल। उसकी सारी कॉलम, सब लिंकिंग सब ऑफ होंगे। इसमें आपको GSTR1 की भी पूरी आपको एक्सेल फाइल मिल रही है, जिसमें आप एडिट वेडिट अपनी डिटेल्स डाल सकते हो, सबकी इंस्ट्रक्शंस कवर्ड है, नोटिफिकेशंस कवर्ड है, ब्रीफ अबाउट कवर्ड है, किस किस को कवर्ड है, किस किस को नहीं कवर्ड, ठीक है। 9C इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई वुड से अगर आप ये जो साइड में कॉलम आ रहे हैं, अगर आप इसको गो थ्रू कर लोगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की। तो इसी के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई भी गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, आई विल टेक नोट ऑफ इट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।